हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपने अभी देख थंबनेल और टाइटल कि आज मैं आपके साथ वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा। बेसिकली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मैं इंट्रो पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ मी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि बुक कीपिंग का मैंने आपको इसके बारे में बुक रिव्यू दिया हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूं, आप जाके वहां पे फटाफट बुक रिव्यू देख सकते हो। जैसे आप यहां पे देख रहे हो अभी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मैं आपको जैसे पहले भी बताया हूँ कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा, हर एक पार्ट समझाऊँगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से लेके थियरी पार्ट भी समझाऊँगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मेथड्स ऑफ कैपिटल। ये 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हमें ये चैप्टर में सीखना है। आते कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट पे, द स्टडी विल बी एबल टू क्या क्या सीखना है, मीनिंग पार्टनरशिप, इम्पॉर्टेंस फीचर ऑफ पार्टनरशिप, अंडरस्टैंड द मीनिंग, द इंडियन पार्टनरशिप इन 1932, नो इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अंडरस्टैंड द प्रोविजन एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो हाउ टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, सीखना है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको पहले थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, देन हम उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मोटो ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही तरीके से अटेंड कर सको, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, वन सेंटेंस आंसर हो गए। आइए हम स्टार्ट करते पार्टनरशिप का मीनिंग। जैसे आपने 11th में भी किया होगा, OCM या SP में आपको गिवन था टाइप ऑफ द पार्टनर, टाइप ऑफ द फर्म गिवन था वहाँ पे। जैसे यहाँ पे बताया कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड मैनेजर की एबिलिटीज़ होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो स्टेबिलिटी होती है, अब्सेंस ऑफ दी स्पेशलाइजेशन, बिकॉज वो सिंगल पर्सन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पेशलाइज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एबिलिटी हो सकती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ मीन उसके पास सब लिमिटेड होता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तब वहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और उसी पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं वो लोग अपने तरफ से कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, यानी कि अनलिमिटेड कैपिटल होता है, उनके पास स्पेशलाइजेशन अलग होता है, उनकी एबिलिटी अलग होती है, जिसके बेस पे वो पार्टनरशिप रन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग रिस्क ले सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं बिजनेस में। अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है तो वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बिकॉज पार्टनरशिप डीड के बेस पे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। तो ऐसे पार्टनर अगर इंडिविजुअली है, अगर दोनों साथ में आके कुछ वर्क करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, अगर वो इंडिविजुअली है तो उसको हम पार्टनर बोलते हैं ओनली। आते मीनिंग एंड डेफिनेशन पे, पार्टनरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज एन association of 2 or more person coming together to carry a business with a view to share profit or loss of a firm। जैसे मैंने बताया आपको कि एक इंडिविजुअल पर्सन सिर्फ पार्टनर होता है, और नंबर ऑफ द पर्सन जब एक साथ आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होता है वो पार्टनरशिप डीड के बेस पे होता है। डेफिनेशन देखते हैं। जैसे हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 4 डिफाइन क्या करता है कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि पर्सन का एक रिलेशन होता है हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई भी हो वो दोनों के लिए काम करेगा। कैरिंग यहाँ पे दिया था ऑल और एनी वन, तो ये पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे पार्टनर अपने लिए और बिजनेस के लिए वर्क करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है, 1932 सेक्शन 4, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन competent to make contract who agree to carry a lawful business
इन कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या बताया प्रोफेसर हैंडी कि रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन, यानी कि दो पर्सन के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उनका कॉन्टैक्ट बनता है और एग्री करते हैं कैरी करने के लिए एक लॉफुल बिजनेस जिसके बेस पे उनको प्रॉफिट अर्न होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाने का कि पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है और ये किसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और फिर इन द ब्लैंक्स मैजिक कॉलम ऑब्जेक्टिव को अटेंड कर सकते हो। आते हैं अभी फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फीचर क्या दिया गया है यहाँ पे, एक तो दिया गया है आपका डिसोल्यूशन एग्रीमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट 2 बार दिया हुआ है। तो हम अभी इसको एक एक करके देखते हैं और फटाफट देखते हैं और समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। हम बुक कीपिंग स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपने बुक कीपिंग को सही तरीके से अच्छे तरीके से अपने पास मेंटेन कर सकते हो, अपने माइंड में मेंटेन कर सकते हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। आते हैं अभी हम एग्रीमेंट, फर्स्ट वन दिया गया है यहाँ पे एग्रीमेंट। जैसे मैंने बता दिया है कि 2 पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरह का लॉफुल बिजनेस होता है। इसमें कोई भी मिस मैच या मिस यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पहले ओरल भी होता था, लेकिन ओरल में क्या होता था कि फ्रॉड हो जाता था। तो इसीलिए ओरल से ज़्यादा बेनिफिट क्या है आपका रिटर्न एग्रीमेंट, ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। एग्रीमेंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं पार्टनरशिप डीड। नंबर ऑफ द पार्टनर्स क्या दिया गया यहाँ पे, मिनिमम 2 पार्टनर आर नीडेड स्टार्टेड बिजनेस फर्म एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 अमेंडेड इन 2014। यहाँ पे दिया कि कम से कम 2 पार्टनर स्टार्ट करने के लिए चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ये आपका स्टार्ट किया गया था 2013 में, लेकिन इसको अमेंडेड किया गया था 2014 में। आते अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, लॉफुल बिजनेस। ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप डीड हमने स्टार्ट किया हुआ है तो एक तरह का लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि ये अंडरटेकन होना चाहिए बिजनेस विच नॉट अलाउ बाय द स्टेट। अगर इसने सही तरीके से अपना लॉफुल बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने बिजनेस का, तो इसको हम स्टेट वाइज में मतलब अलग अलग स्टेट में होता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सन होता है, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म इलीगल बिजनेस हो जाता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द पर्पस ऑफ द पार्टनर इज़ टू बी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है तो उसको शेयर किया जाता है और उसके बेस पे ही हम लॉस भी शेयर करते हैं। दैट इज़ में डिपेंडेंट पार्ट है यहाँ पे कि अगर जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस भी होगा मे बी, तो बिजनेस में जो भी कुछ भी होगा तो पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, जैसे जैसे हम सम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आते अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑब्वियसली पार्टनर्स है, ठीक है, 2, 3, 4 पार्टनर्स होते हैं तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनर क्या करते हैं कि अलग अलग जगह से पैसे लेके आते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। कोई फ्रेंड से लेके आता है, कोई बैंक से लेके आता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके आता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर पार्टनर्स उसको पे नहीं कर पाता, दैट इज़ में इंसॉल्वेंट होता है तो कंपनी पे करती है। अगर सॉल्वेंट होता है दैट इज़ में कंपनी और पार्टनर्स पे करते हैं। ठीक है, आते हैं अभी रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी होना चाहिए, कोई भी फर्म हो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इन महाराष्ट्र स्टेट बताया यहाँ पे 1 अप्रैल 2005 में इसको इफेक्टेड किया गया था और पूरे इंडिया में 1932 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शनल दिया गया था। तो ये जब फर्म रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लीगल हो जाता है, अगर नहीं होगा तो इलीगल होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म merely certified is existent. It is a process of entering the name of the partner firm registration. तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पार्टनर्स का नाम इंक्लूड होना कंपलसरी है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ईच पार्टनर जॉइंट ओनर होता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का। ठीक है, तो पार्टनर्स प्रॉपर्टी अगर बिजनेस रन करता है तो उसको पर्सनल यूज़ भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले भी जा सकता है कुछ ना कुछ।
उसको इक्वल राइट्स होता है मैनेज करने के लिए, ठीक है, बिजनेस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के लिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट, यहाँ पे दो कंडीशन है, कैपेसिटी होता है एक प्रिंसिपल एक एजेंट का। पार्टनर्स है तो फिर पार्टनर्स आउटसाइडर भी देखता है और एक तरह से इनसाइडर भी देखता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। डिसॉल्यूशन, ऑब्वियसली डिसॉल्यूशन एक तरह का पार्ट है जहाँ पे फर्म को वाइंड अप किया जाता है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी कंडीशन या कुछ बात को लेके कुछ होता है तो यहाँ पे फर्म डिसॉल्यूशन होता है। जब डिसॉल्यूशन होता है फर्म, तो उसको 14 डेज़ पहले नोटिस देना पड़ता है फर्म को, ताकि फर्म का जो भी पार्टनर्स हो उसको पता चले कि फर्म डिसॉल्व होने वाला है। ये डिसॉल्यूशन में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो डेथ, रिटायर और इंसॉल्वेंट, ये कंडीशन है डिसॉल्यूशन पार्ट के। आइए अभी हम चलते हैं पार्टनरशिप डीड पे। बेसिकली पार्टनरशिप डीड है क्या है? एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। बेसिकली हम इसको एक ईजी वे में समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ये एग्रीमेंट दो कंडीशन पे होता है, एक होता है आपका रिटर्न पे, एक होता है आपका ओरल पे। ओरल इतना वैल्यूएबल नहीं है बिकॉज ये ओरली बेस पे है, रिटर्न वैल्यू बेस पे है, इसीलिए इसको हम डीड भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में ये कंपलसरी पार्ट होता है कि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट हो। बिकॉज रिटर्न इसलिए कंपलसरी होता है बिकॉज आपको कोई भी बाद में फ्रॉड या अदर केसेस को फेस ना करना पड़े या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ना हो। जब फर्म डिसॉल्व होता है तब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप डीड की। आइए अभी हम इसको एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट क्या करता है, इसको फ्रेम करता है, और एक तरह का इसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डीड है, यानी कि पार्टनरशिप डीड एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कैपिटल, लायबिलिटी या अदर कंडीशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस सब हर एक पार्ट को ये कवर करता है पार्टनरशिप डीड। विदाउट पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप को हम रन नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पार्टनरशिप डीड। विदाउट पार्टनरशिप डीड वी कैन नॉट रन। आते हैं अभी कंटेंट देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या क्या है। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे नेचर एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी कि नेम और फर्म का एड्रेस होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस पार्टनर्स का होना चाहिए, या तो ड्यूरेशन कितना है, यानी 3 साल 4 साल 5 साल कितना साल तक पार्टनरशिप चलेगा, कैपिटल क्या कंट्रीब्यूशन होगा ये भी आना चाहिए, रेशो होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉसेस का, राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ये भी मेंशन होना चाहिए, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिशन, रिटायर, डेथ एसेट्रा ऑफ द पार्टनर्स। तो ये कंडीशन होता है कि एडमिशन हम कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं पार्टनर्स को, डेथ होने के बाद उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी उसको पूरा करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल, लोन, ड्राइंग एसेट्रा ये सब इंक्लूड होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर। यानी कि पार्टनरशिप डीड जब हम बनाएंगे तो ये सब कंटेंट होना चाहिए। आते भी इसका नेक्स्ट और पार्ट देखते। टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट को पूरा समझते। आई होप ये आपको समझ आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप डीड एक मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो बेसिकली ये 7 पॉइंट थे जिसके बेस पे हमने देखा पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये आपको पार्टनरशिप डीड याद होना चाहिए, जिसके बेस पे हम इसके आंसर भी राइट डाउन कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं। आते अभी हम 8, 9, 10 और 11 पॉइंट पे सैलरी, कमीशन एसेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर्स। हम स्टार्टिंग में ये भी डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने मंथली सैलरी पे करना है, कमीशन पे करना है पार्टनर्स को। तो ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको डिसोल्यूशन होता क्या है। मेथड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स। डिस्प्यूट यानी कि पार्टनर के बीच में कुछ भी अनबन हो जाना जिसके बेस पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी हो सकता है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द अदर ऑफ द बिजनेस, और कोई मैटर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसको भी इंक्लूड करना है आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके बेस पे ही आपका पूरा पार्टनरशिप डीड रेडी होता है और ये एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट है। ओरल याद रखिए कि ओरल इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना रिटर्न एग्रीमेंट होता है।
आइए अब हम देखते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट कैसा दिखता है और उसको बस देखते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है आपके पास पार्टनरशिप डीड, आप उसको थोड़ा सा क्रॉस करके दे सकते हो मोबाइल। तो यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट इंक्लूड होगा, डीड ऑफ द पार्टनरशिप लिखा भी है। आइए देखते हैं अभी। Hence it is always in the favor of have a written agreement, that is mean partnership deed duly signed by all the partners and register under the partnership act। तो ये है रिटर्न अगर एग्रीमेंट है तो पार्टनर्स को ड्यूली साइन करना पड़ता है, ये अंडर 1932 के आता है। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1932। तो बेसिकली ये 1932 है क्या पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो हम जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो ये आपको बाहर याद रखना है कि 1932 के अकॉर्डिंग ही आपका पार्टनरशिप डीड रेडी होता है, यानी कि आपके बिजनेस रजिस्टर होते हैं। तो इसी के बेस पे हम पार्टनरशिप डीड को रेडी करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन थे, जैसे हमने देखे यहाँ पे 11 पॉइंट है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसको सॉल्व भी किया जाता है, बहुत सारे इशू जिसको सॉल्व किया जाता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ठीक है, और सेक्शन दिया गया है यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 एंड 17। ये नंबर आपके लिए बाहर रखने के लिए कॉन्सेप्ट में है, बिकॉज ये आपको ऑब्जेक्टिव्स या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स में इंक्लूड किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि ये जो सेक्शन है 12 एंड 13 ये आपको हेल्प करता है कि पार्टनरशिप फॉर्म इशू या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने के लिए। आते हैं अभी हम मेन 6 कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट वन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 3 कंडीशन के बेस पे होता है। पहला कंडीशन है आपको इक्वली होता है, सेकेंड कंडीशन है रेशियो बेसिस, यानी कि आपको रेशियो दिया होगा या उसके बेस पे करना है, और तीसरा होता है कैपिटल बेसिस। तो ये 3 कंडीशन है आपके पास पार्टनरशिप डीड को कवर करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि जो भी बिजनेस होता है उसमें पार्टनर क्या करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे लेके जाते हैं या कोई गुड्स लेके जाते हैं, तो उसको हम पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग बोलते हैं। और वो ड्राइंग क्या होता है कि उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है क्या। जब पार्टनर क्या करते हैं अपने बिजनेस से लोन लेता है तो उसको हम कवर करते हैं इंटरेस्ट से, यानी कि पार्टनर शुड पे द इंटरेस्ट अबाउट हिज और हर लोन। ये जो लोन होता है अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आपको कंसिडर करना है ऐसा 6% पर एनम इंटरेस्ट पे। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमेशा कैलकुलेट होता है 6 मंथ पे। अगर आपको कोई भी मंथ नहीं गिवन है तो आपको 6 मंथ कंसिडर करके चलना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ पे कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी कैपिटल अलाउ होगा या पार्टनर लाएंगे तो उस पर कैलकुलेट होता है, ये आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप डीड में हमने इसको मेंशन किया है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो आपको सैलरी एंड कमीशन पे करना होगा पार्टनर्स को। ठीक है, पार्टनर्स फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म, अगर पार्टनर ने कोई अलग वर्क किया हुआ है फर्म के लिए तो वो भी इसको पे करना होगा। ये सब आपको इंक्लूड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप किसी आउटसाइडर पर्सन को भी एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मेथड्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बेसिकली 2 टाइप के अकाउंट होते हैं कैपिटल में, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है फ्लैक्चुएट कैपिटल। फिक्स कैपिटल दैट इसमें ऐसे पार्टनर जो क्या करते हैं लॉन्ग टाइम तक अपने कैपिटल यानी कि फर्म को रन करने के लिए एग्री होते हैं, और फ्लैक्चुएट कैपिटल दैट इसमें जहाँ पे पार्टनर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए सिर्फ एग्री होते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अच्छे से सीखेंगे और इसके परफॉर्मर को देखेंगे, जनरल एंट्रीज को देखेंगे।
तो मैं आपको पहले इसका बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल हम किसे बोलते हैं, एंड देन फिर हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 पार्ट होता है, और फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, और फ्लैक्चुएटिंग के अंदर ओनली कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मेथड्स ऑफ कैपिटल। तो इस वीडियो में बस इतना, ये वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लेंदी होते जा रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मेथड्स ऑफ कैपिटल होता क्या है और उसके परफॉर्मा क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको जनरल एंट्री बताऊँगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ एडजस्टमेंट और एंट्रीज, देन फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो आज के लिए बस इतना।